बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। जी। आज के इस विशेष कक्षा में हमारा जो मुख्य विषय है वो है बिहार कृषि रोडमैप 4, जिसकी समयावधि वर्ष 2023 से 2028 तक निर्धारित की गई है। बिल्कुल। और आज के सत्र में हम विशेष रूप से दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। पहला है क्लाइमेट रेजिलियंस यानी जलवायु लचीलापन जी। और दूसरा है राज्य की बहुचर्चित मखाना टू मार्केट रणनीति। ये पूरा विषय आगामी बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज के इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और हाँ, कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए हम महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी में भी उच्चारण करते चलेंगे। यह एक बहुत ही आवश्यक कदम है। इससे किसी भी परीक्षार्थी को अवधारणाओं को समझने में कोई भाषा की बाधा नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोड मैप के वित्तीय और रणनीतिक ढांचे, जिसे हम फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कहते हैं, वो उससे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। जब हम किसी भी सरकारी नीति का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले नजर उसके बजट पर ही जाती है। छात्रों को यह तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि इस चौथे कृषि रोड मैप के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। 1.62 लाख करोड़? जी, 1.62 लाख करोड़। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आंकड़ा एक सीधा और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन इतने बड़े बजट को धरातल पर उतारने की प्रशासनिक रणनीति क्या है? देखिए, इस 1.62 लाख करोड़ रुपए के निवेश को प्रभावी बनाने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है वो अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है। इस पूरी योजना का मुख्य विभाग, जिसे हम नोडल डिपार्टमेंट कहते हैं, वो बिहार कृषि विभाग है। कृषि विभाग, जी। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि विभाग यहाँ अकेले काम नहीं कर रहा है। ये योजना 12 अन्य विभागों के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रही है। 12 अन्य विभाग, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। इन 12 विभागों में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फिशरीज यानी मत्स्य पालन और इरिगेशन यानी सिंचाई जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। ये जो बहुविभागीय समन्वय है, जिसे मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। सही कहा। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकारी विभाग अपने अपने दायरे में एक सिलोज में काम करते हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय उम्मीदवारों को इस समन्वय को सुशासन के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। एकदम, क्योंकि जब सिंचाई विभाग ये तय करता है कि पानी कब और कहां पहुंचना है और ठीक उसी समय कृषि विभाग बीज वितरण का कार्य सुनिश्चित करता है, तभी इस विशाल बजट का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति के किसान तक पहुंच पाता है। बिल्कुल सही। अब वित्तीय ढांचे के बाद हम इस रोडमैप की उस पहल की ओर बढ़ते हैं जिसने कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को पूरी तरह से बदल दिया है। डिजिटल हरित पहल। जी, द डिजिटल हरित इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत बिहान ऐप, BIHAN, बिहान ऐप की भूमिका सबसे प्रमुख है। ये ऐप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम DBT कहते हैं, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और जो डेटा हमारे सामने है वो वाकई ध्यान देने योग्य है। 2026 तक इस पोर्टल पर 1.2 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं। 1.2 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन केवल एक संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक सफलता है। जी। पारंपरिक रूप से हमेशा ये माना जाता था कि किसान और डिजिटल तकनीक के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, लेकिन बिहान ऐप ने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। बिल्कुल तोड़ दिया है। जब हम DBT की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये है कि सरकारी सब्सिडी हो, बीज अनुदान हो या फसल नुकसान का मुआवजा, ये सब बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में जा रहा है। और इसी से पूरी योजना में पारदर्शिता आती है। जी। उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि जब भी कृषि में ई-गवर्नेंस का प्रश्न आए तो बिहान ऐप और इन 1.2 करोड़ पंजीकृत किसानों का उदाहरण उनके उत्तर को बहुत ही प्रामाणिक बना देगा। इसी डिजिटल हरित पहल का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा स्मार्ट इरिगेशन यानी स्मार्ट सिंचाई है। यह एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। बिल्कुल। और ये कोई अलग थलग योजना नहीं है, बल्कि इसे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 के तहत चल रहे हर खेत को पानी अभियान से जोड़ा गया है। जी, अगर हम प्रामाणिक आंकड़ों की बात करें
तो 2026 की शुरुआत तक राज्य में 8.5 लाख माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ उम्मीदवारों को लघु सिंचाई के महत्व को थोड़ा गहराई से समझना होगा। जी बिल्कुल, समझाइए। उनके पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत अधिक होते हैं और विस्थापन की समस्या भी होती है। बिल्कुल। इसके विपरीत लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत चेक डैम, छोटे ट्यूबवेल्स या तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहां अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटी और खंडित जोत है, जिसे हम फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स कहते हैं, वहां ये 8.5 लाख लघु सिंचाई परियोजनाएं सीधे छोटे और सीमांत किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही हैं। ये सुनिश्चित सिंचाई की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है, जो कि मानसून पर हमारी कृषि की निर्भरता को सीधे तौर पर कम करता है। सही कहा। अब सिंचाई और डिजिटल बुनियादी ढांचे की इस मजबूत नींव के बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि खेतों में उत्पादन के स्तर पर क्या बदलाव आ रहे हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक अचीवमेंट और उनके एक्सपोर्ट्स को लेकर इसमें सबसे बड़ा नाम है मखाना, जिसे वैश्विक स्तर पर गॉगर नट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, गॉगर नट। ये तथ्य बहुत ही गर्व करने वाला है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है कि विश्व के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन का 90% हिस्सा अकेले बिहार से आता है। 90% वैश्विक उत्पादन अपने आप में एक मोनोपोली को दर्शाता है, लेकिन चौथे कृषि रोडमैप के तहत मखाने को लेकर जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो है इसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, जी। ऐतिहासिक रूप से हम सभी मखाने की खेती को केवल उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से जोड़कर देखते आए हैं। सही बात है। लेकिन अब इसी मखाना टू मार्केट रणनीति के तहत इसकी खेती का विस्तार दक्षिण बिहार के 10 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ये विस्तार संभव कैसे हुआ, क्योंकि दक्षिण बिहार की भौगोलिक स्थिति और जल उपलब्धता मिथिला क्षेत्र से काफी अलग है। और यही वो बिंदु है जहां तकनीक का सीधा हस्तक्षेप होता है। इस विस्तार के लिए तालाब रूपांतरण तकनीकों यानी पॉन्ड कन्वर्जन टेक्निक्स का उपयोग किया जा रहा है। पॉन्ड कन्वर्जन? जी। पहले मखाना केवल प्राकृतिक जलभराव वाले क्षेत्रों या दलदली भूमि में होता था, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीकों से सामान्य कृषि तालाबों को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि उनमें मखाने की उच्च गुणवत्ता वाली खेती की जा सके। ये तो बहुत ही इनोवेटिव तरीका है। बिल्कुल। ये तकनीकी हस्तक्षेप दक्षिण बिहार के किसानों के लिए आय का एक बिल्कुल नया और अत्यधिक लाभदायक स्रोत खोल रहा है। उम्मीदवारों को ये पॉन्ड कन्वर्जन टेक्निक और 10 अतिरिक्त जिलों के विस्तार का बिंदु अपने नोट्स में बहुत ही प्रमुखता से दर्ज करना चाहिए। निश्चित रूप से। और उत्पादों के निर्यात की इसी श्रृंखला में एक और ऐसा क्षेत्र है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो है मत्स्य पालन यानी फिशरीज। ये बिहार की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। जी। परीक्षार्थियों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार अब मछली का एक शुद्ध निर्यातक, नेट एक्सपोर्टर राज्य बन गया है। एक नेट एक्सपोर्टर। एक समय था जब बिहार अपनी घरेलू खपत के लिए पूरी तरह से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर निर्भर था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट चुकी है। इस बदलाव को प्रामाणिक रूप से समझने के लिए छात्रों को 2024 और 25 के नवीनतम आंकड़ों को देखना चाहिए। जी, आंकड़े बताइए। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार में मछली का कुल उत्पादन 8.46 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। 8.46 लाख मीट्रिक टन? जी। और वहीं दूसरी ओर राज्य की कुल घरेलू आवश्यकता यानी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट केवल 8.02 लाख मीट्रिक टन है। इसका मतलब हमारे पास सरप्लस है? स्पष्ट रूप से। इसका सीधा अर्थ है कि हमारा उत्पादन हमारी जरूरत से कहीं अधिक है। ये जो 40,000 मीट्रिक टन से अधिक का सरप्लस है वो अब दूसरे राज्यों में निर्यात किया जा रहा है। एक आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने का ये सफर वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। और जब निर्यात की बात हो ही रही है तो हमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स की रणनीति पर भी चर्चा करनी चाहिए। सरकार ने गंगा नदी के किनारे बसे 13 जिलों को विशेष रूप से जैविक कॉरिडोर के रूप में प्रमाणित किया है। 13 जिले? छात्रों को ये संख्या याद रखनी चाहिए। इन 13 जिलों का चयन बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। सही कहा। देखिए, गंगा के किनारे की मिट्टी में हर साल बाढ़ के पानी के साथ नई गाद, जिसे अल्यूवियम कहते हैं, वो आती है। जी। यह प्राकृतिक रूप से अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ रासायनिक खादों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता वैसे भी बहुत कम होती है,
इस रोडमैप के तहत इन्हीं 13 जिलों को एक विशिष्ट निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है खाड़ी देशों में यानी गल्फ कंट्रीज में रसायन मुक्त सब्जियों का, केमिकल फ्री वेजिटेबल्स का निर्यात करना। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट आर्थिक दृष्टिकोण है। आज के समय में खाड़ी देशों में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक कृषि उत्पादों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। गंगा के किनारे उत्पादित इन सब्जियों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाकर किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और राज्य के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। एकदम सही। इसलिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन 13 जिलों का आंकड़ा और मुख्य परीक्षा के लिए इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की रणनीति को एक केस स्टडी के रूप में याद रखना चाहिए। ये स्थानीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब जैविक खेती से आगे बढ़ते हुए हम उस विषय पर आते हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। बिहार कृषि रोडमैप 4 में क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर यानी CRA को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत सबसे ज्वलंत मुद्दा है सूखा प्रबंधन, जिसे हम ड्रॉट मैनेजमेंट कहते हैं। विशेषकर दक्षिण बिहार के मगध क्षेत्र में। जी, मगध क्षेत्र में, जहां पानी की कमी एक बहुत ही स्थायी और गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस क्षेत्र में सूखा प्रबंधन के लिए जिस नई और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया गया है, उसका नाम छात्रों को बहुत ध्यान से नोट करना चाहिए। वो है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। जी, या संक्षेप में AWD तकनीक। मुख्य परीक्षा में कृषि और पर्यावरण से जुड़े किसी भी प्रश्न में इस तकनीक का उल्लेख करना उम्मीदवारों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि चावल या धान की खेती में खेत को हफ्तों तक पानी से लबालब भरकर रखा जाता है। ये एक अत्यंत वाटर इंटेंसिव प्रक्रिया है। लेकिन ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक इस पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। इस प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है, इसे छात्रों के लिए थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, AWD तकनीक में खेतों को लगातार पानी से भरे रखने के बजाय उन्हें कुछ दिनों के लिए सूखने दिया जाता है और फिर दोबारा पानी भरा जाता है। मतलब ये कंट्रोल्ड साइकिल है। बिल्कुल, ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है। जब खेत का पानी सूखता है तो धान के पौधे की जड़ों को हल्का स्ट्रेस महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। जी, जिससे वे पानी की तलाश में जमीन के और नीचे तक जाती हैं और प्राकृतिक रूप से अधिक मजबूत होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30% पानी की बचत होती है। 30% पानी की बचत? जहां ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, वहां धान जैसी फसल में इतना पानी बचा लेना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और पर्यावरणीय जीत है। एकदम सही। उम्मीदवारों को ये बिंदु स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि AWD तकनीक केवल पानी नहीं बचाती, बल्कि ये फसल को जलवायु के प्रति अधिक रेजिलिएंट भी बनाती है। और इसी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंतर्गत एक और बहुत बड़ी रणनीति है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी फसल विविधीकरण। जी, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसी एक ही फसल पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है। और इस रणनीति का सबसे सफल उदाहरण हमें कोसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, विशेषकर पूर्णिया और कटिहार जिलों में। पूर्णिया और कटिहार। यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर मक्का यानी मेज या कॉर्न की खेती की ओर रुख किया है। कोसी क्षेत्र में मक्के की खेती का जो विश्लेषण सामने आया है, वो न केवल परीक्षा के लिए बल्कि पूरे भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। इस क्षेत्र में मक्के की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर वर्तमान में पूरे भारत में सबसे अधिक है। और केवल भारत में ही नहीं, ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। दुनिया भर में मक्का उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो अमेरिका का मिडवेस्ट क्षेत्र माना जाता है। US मिडवेस्ट? जी, और ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के कोसी क्षेत्र की मक्के की उत्पादकता अब अमेरिका के मिडवेस्ट को सीधी टक्कर दे रही है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका में जहां हजारों एकड़ के पूरी तरह से मैकेनाइज्ड फार्म होते हैं, वहां बिहार के छोटे जोत वाले किसानों ने उन्नत हाइब्रिड बीजों और सही कृषि विधियों का उपयोग करके ये उत्पादकता हासिल की है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सही नीतिगत समर्थन और तकनीकी मार्गदर्शन से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सही बात है। ये वास्तव में एक बहुत ही प्रेरक तथ्य है।
आज के संपूर्ण व्याख्यान में हमने बिहार कृषि रोडमैप 4 के तहत उठाए गए कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदमों का विस्तार से विश्लेषण किया। जी। हमने 8.62 लाख करोड़ रुपए के विशाल वित्तीय निवेश और 12 विभागों के समन्वय को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे बिहान ऐप पर 1.2 करोड़ किसानों का पंजीकरण डीबीटी में क्रांति ला रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही 8.5 लाख लघु सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना, मखाने की खेती का दक्षिण बिहार में पॉन्ड कन्वर्जन तकनीकों के माध्यम से विस्तार और 8.46 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ बिहार का मत्स्य पालन में नेट एक्सपोर्टर बनना, ये सभी तथ्य आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा किनारे के 13 जिलों में बना जैविक कॉरिडोर, मगध क्षेत्र में 30% पानी बचाने वाली AWD तकनीक और कोसी क्षेत्र में मक्के का विश्व स्तरीय उत्पादन, इन सभी बिंदुओं को उम्मीदवारों को बार बार दोहराना चाहिए। मैं भी सभी परीक्षार्थियों को यही सुझाव दूंगी कि आज चर्चा किए गए इन सभी संख्यात्मक आंकड़ों और विशेष रूप से जो अंग्रेजी शब्दावली हमने प्रयोग की है, उनका नियमित रूप से रिवीजन करें। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय इन प्रामाणिक आंकड़ों का उपयोग आपके उत्तर को एक अलग ही स्तर की विशेषज्ञता प्रदान करेगा। और परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस रोडमैप का अध्ययन केवल तथ्यों को याद करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके पीछे की जो व्यापक सोच है उसे समझना भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र का समापन करने से पहले मैं सभी उम्मीदवारों को एक वैचारिक बिंदु पर सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं। जी। आप इस बात पर गहराई से विचार करें कि कैसे मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके शुद्ध निर्यातक बनना, खाड़ी देशों के बाजारों के लिए जैविक सब्जियों का उत्पादन करना और मक्का उत्पादन में दुनिया के सबसे उन्नत कृषि क्षेत्र अमेरिकी मिडवेस्ट की बराबरी करना, ये सभी घटनाक्रम बिहार की पारंपरिक कृषि पहचान को पूरी तरह से नया रूप दे रहे हैं। यह सिर्फ उत्पादन बढ़ने की बात नहीं है, यह सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि से निकलकर व्यावसायिक और वैश्विक स्पर्धा वाली कृषि की ओर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये वैचारिक परिवर्तन मुख्य परीक्षा में निबंध और विश्लेषणात्मक उत्तरों का एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। उम्मीदवारों को इस पर अपना दृष्टिकोण जरूर विकसित करना चाहिए। हमारा यह अकादमिक प्रयास आगामी परीक्षाओं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के उद्देश्य से अगले सत्र में भी इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा। आज के इस विस्तृत और परीक्षा उन्मुख विश्लेषण में बस इतना ही। बिहार मैटर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।